हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप डेली क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको 9 AM और 9 PM डेली लाइव क्विज अटेंड करवाया जाता है। तो आप अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले हम जाति व्यवस्था का भाग 1 देख चुके हैं, तो आइए देखते हैं उससे आगे के प्रश्न। तो जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अंतर्विवाह व्यवस्था का निर्धारण जन्म से अस्पृश्यता सामाजिक स्थिति का निर्धारण। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा अंतर्विवाह। अंतर्विवाह की जगह यहाँ अंतःविवाह रहता तो ज़्यादा स्पष्ट रहता, अंतर्विवाह। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जाति व्यवस्था जो है संभवतः सबसे कठोर प्रतिबंध है, विवाह से संबंधित है, जिसमें अपनी ही जाति में विवाह करना एक निषेध रूप में देखा जाता है। जाति का जो व्यवस्था का सार तत्व है, किसी सदस्य द्वारा नियम का उल्लंघन करना गंभीर अपराध समझा जाता है। अगर जाति अंतर विवाह कर लेता है व्यक्ति तो उसे गंभीर अपराध के रूप में देखा जाता है और उसे जातीय समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अगला है, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद या तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा जातिवाद। जब जाति के प्रति ऐसी वफादारी को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है, जो कि आज के समय में, वर्तमान समय में हर जगह पर जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें जैसे कुछ व्यक्ति योग्यता हो या ना हो, जाति विशेष के होने के कारण उसे बहुधा ही लाभ प्राप्त करता है। काका कालकर ने कहा कि जातिवाद एक ऐसी उच्च, अंध एवं सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता, विश्व बंधुत्व जैसे स्वस्थ सामाजिक मानकों की उपेक्षा करता है। तो आज के समय में जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ राजनीतिक हितों के कारण जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला है, निम्नांकित में से समाजशास्त्री ने जाति को विस्तृत अध्ययन किया है। R.K. मुखर्जी, G.S. घुरिये, K.M. कबाड़िया या A.R. देसाई। तो G.S. घुरिये ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने 2000 जातियों का, लगभग 2000 जातियों का अध्ययन किया है और इन्होंने पाया जाति व्यवस्था के 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या की है। डॉक्टर घुरिये जो है, इन्होंने स्पष्ट किया कि जाति व्यवस्था का जो मूल संबंध है वह वर्तमान रूप से सही नहीं है। अगला है, निम्नांकित में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है। W.L. वार्नर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या ओसी कॉक्स। तो राइट आंसर जी हो जाएगा W.L. वार्नर। इन्होंने पश्चिमी समाज, विशेषकर अमेरिकी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणाओं का प्रयोग किया है। अगला है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतया पृथक इकाइयों अर्थात जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप में निर्धारित होता है। यह कथन किसका है? एस केतकर, J.H. हट्टन, हेराल्ड गोल्ड, आंद्रे वित्तई। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बी, J.H. हट्टन, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग जातियां विभाजित की गई हैं। इनकी इकाइयां जो है ऊंच और नीच के सांस्कृतिक श्रेष्ठ, ऊंच और नीच के रूप में निर्धारित की गई है। इन्होंने कहा जाति की 2 प्रमुख विशेषताओं की इन्होंने चर्चा की है। किसने? केतकर ने 2 विशेषताओं की बात की है, जिसमें इनका पहला विशेषता है कि एक विशेष जाति की सदस्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने उस जाति में जन्म लिया, अर्थात जन्म से प्राप्त होना जाति, यह उसकी प्रमुख विशेषता के रूप में देखते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि इसके जो सदस्य होते हैं वह सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने पर निषेध, अर्थात बहिर्विवाह निषेध
देखा जाता है। इसे दो प्रमुख विशेषताओं की चर्चा किसने की है? केतकर जी ने की है। अगला प्रश्न है, भारत प्रजातियों का अजायब घर है। जबकि कारण दिया है भारत में अनेक जातियां मिलती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। एक जगह कथन बता रहा है कि प्रजाति की चर्चा कर रहा है, वहीं दूसरा कथन जो कारण बता रहा है वह जाति की चर्चा कर रहा है, इसलिए दोनों कथन सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। रिजले हैं जिन्होंने कहा कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है। जिन्होंने कहा विभिन्न प्रजातियों वाले बाहरी देशों से आए जो लोग थे वह यहाँ बस गए हैं, इसलिए भारत में कई प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। इन्होंने प्रजातियों के रूप में भारत के 7 वर्गों में विभाजित किया है और कहा है कि भारत में अनेक जातियाँ और उपजातियाँ भी देखने को मिलती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जाति असमानता का उन्मूलन का कारण है? विवाह बंधन, निरक्षरता एवं रूढ़िवादिता, शिक्षा, जाति प्रतिष्ठा की भावना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो आज शिक्षित व्यक्ति लोग जाति प्रथा की असमानता को दूर कर रहे हैं। आज व्यक्ति ऑफिस, स्कूल या कहीं भी सामुदायिक क्षेत्र में जाकर जाति भेदभाव को दूर कर रहा है, अर्थात एक साथ बैठना, उठना, खाना पीना सब कई कुछ हो रहे हैं। तो यह केवल शिक्षा है जो कि जाति असमानता के उन्मूलन का एक कारण है। बाकी विवाह बंधन, अंतर्विवाही, निरक्षरता, रूढ़िवादिता, जाति प्रतिष्ठा की भावना जो है जातिवादता को बढ़ाता है या जातिवाद की असमानता को बढ़ावा देता है। अगला है, किसने अंतर्विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, एन.के. दत्त। तो राइट आंसर हो जाएगा जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था की जो है प्रतिबंधों के आधार पर 6 विशेषताओं का उल्लेख किया, जिसमें जो है विवाह का प्रतिबंध अर्थात अंतर्विवाही होना एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में इन्होंने शामिल किया है। इन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति जाति के बाहर विवाह करता है तो उसके लिए उसे कठोर दंड का प्रावधान है, अर्थात उसे जाति और समाज से निकाल दिया जाता है, जिसे कहेंगे हुक्का पानी बंद होना। आप हिंदी मूवी में खास करके देखे होंगे। हाँ, एक मूवी हमें याद आ रही है बुलंदी, जिसमें कि कुछ ऐसा कार्य करने के आधार पर उस व्यक्ति को गांव या समाज से बाहर निकाल दिया जाता है और उसका गांव के किसी भी व्यक्ति के साथ उठना बैठना और हुक्का पानी उसका बंद रहता है। अगला है, जाति व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वह बहुत ही हानिकारक हो जाती है। यह टिप्पणी कीजिए, पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है, अंशतः सही है या तीनों में से कोई नहीं है? तो यह जो है पूर्णतः सही है कि जाति व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था है यह भारत में जो है जाति व्यवस्था एक अच्छी सरल करने के रूप में एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जब जातिवाद की भावना उसमें पनप जाती है तो वह समाज के लिए घातक हो जाती है। तो इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है। जैसे गिलबर्ट ने लिखा है कि भारत में जो सामाजिक तालमेल के आयोजन के रूप में जाति व्यवस्था का विकास किया गया है वह व्यवस्था यूरोप की उस व्यवस्था से बहुत अच्छी है जिसमें क्षेत्रीय राष्ट्रीयता या युद्ध होते रहते हैं। वहीं अबे डुबॉय ने कहा कि जाति व्यवस्था से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि हिंदू जो जातियां हैं या उनकी व्यवस्था का जो विधि निर्माण है वह सुखद प्रयत्न इन्होंने बताया है। उनके मतानुसार जो है अबे डुबॉय के अनुसार कि जाति व्यवस्था ने भारत को पूर्ण बर्बरता से बचा लिया है। जैसा कि अदर समाजों में देखा गया कि प्रजाति हिंसाएं इतना ज़्यादा हुई, उस संदर्भ में इन्होंने कहा जाति व्यवस्था ने भारत को पूर्ण बर्बरता से बचा लिया है। खास करके अमेरिकी समाज में एक समय ऐसा था कि जो काले लोग थे, गोरे लोग, उन्हें एकदम हीन भावना या भी शूद्र से भी निम्न स्थिति दिखती थे, कुत्ते की तरह उनका पालन उनसे कार्य करवाते थे। इसलिए अबे डुबॉय कहा कि जाति व्यवस्था ने भारत को पूर्णतया बर्बरता से बचा लिया।
एसी हिल ने भी कहा है कि जाति व्यवस्था एकमात्र ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका आधार बल से मजबूत है और इसे मजबूत कोई दूसरी व्यवस्था का प्रस्ताव अभी तक नहीं देखा गया है। जहाँ तक जातिवाद की बात है, जाति के प्रति एकांगी निष्ठा ही जातिवाद की भावना को बढ़ाता है। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो जाति भावना से प्रेरित नहीं होते हैं। तो यह थी जातिवादता के पक्ष और विपक्ष में कुछ अच्छे तर्क जो हैं विदेशी समाजशास्त्रियों ने देखा था। अगला है हुकाट और सिनाट। हुकाट और सिनाट जो है जाति की उत्पत्ति को किस सिद्धांत से संबंधित मानते हैं? सांस्कृतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, राजनैतिक सिद्धांत या व्यावसायिक सिद्धांत? तो राइट आंसर हो जाएगा हुकाट और सिनाट जो है जाति व्यवस्था के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। हुकाट का विचार है कि संपूर्ण जाति व्यवस्था का जो उद्भव है वह अनेक धार्मिक क्रियाओं एवं कर्मकांडों से संबंधित है। इनके अनुसार जो है कर्मकांड संबंधित विभिन्न क्रियाएं पवित्रता के आधार पर की जाती थी, जिसमें ऊंच नीच के स्तरों में विभाजित कर दिया गया है। वहीं सेनाट ने कहा कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत भोजन, विवाह, सामाजिक सौहार्द जैसे प्रतिबंधों का अपना ध्यान केंद्रित करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कुल देवता की पूजा और परिवार में भोजन संबंधी निषेधों के कारण हुआ है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो जाति व्यवस्था का जो प्रजातीय सिद्धांत है किससे संबंधित होगा? तो जाति व्यवस्था का प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रिजले से संबंधित है। जाति व्यवस्था का व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड से संबंधित है, जबकि उद्विकासीय सिद्धांत जो है जाति व्यवस्था का वह है इबेटसन से संबंधित है। जाति का धार्मिक सिद्धांत जो है हुकाट एवं सिनाट से संबंधित है। तो यहाँ पर घुरिये से जो संबंधित सिद्धांत है वह परंपरागत जाति का परंपरागत सिद्धांत घुरिये से संबंधित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 1, 2, 4, 3 सी। अगला है किसने व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना है? नेस्फील्ड, रिजले, घुरिये, हुकाट एवं सिनाट। तो राइट आंसर जी हो जाएगा ए। जाति का व्यवसायिक सिद्धांत रॉबर्ट नेस्फील्ड से संबंधित है, जिसमें इन्होंने कहा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति व्यवस्था के उत्पत्ति का कारण है। अगला है जाति का प्रजाति सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया है? डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये, हर्बर्ट रिजले, जे.एच. हटन। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, कि प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? हर्बर्ट रिजले। और इसका समर्थन किसने किया? जी.एस. घुरिये, जे.एच. हटन भी प्रजातीय सिद्धांत और मजूमदार भी प्रजातीय सिद्धांत से कहीं ना कहीं लिंक या जुड़े हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? परंपरागत सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत या उद्दीपन सिद्धांत। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत जो है जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है। इसके अलावा जो है परंपरागत सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत, ब्राह्मणवादी सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत और आदिम संस्कृति या मानव सिद्धांत जो है प्रमुखतः जाति उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया है? मैकीमेरियट, W.H. वाइजर, S.C. दुबे, D.N. मजूमदार। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, W.H. वाइजर। तो इससे भी एक प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है जजमानी व्यवस्था से। तो जजमानी भारत के गाँव में जजमानी व्यवस्था पाई जाती है, जो जाति प्रथा के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। जजमानी व्यवस्था मूलतः विभिन्न जातियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट या संविदा के रूप में होता है, जिसके माध्यम से वे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन विलियम वाइजर ने किया था। इन्होंने मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था की प्रकार्यात्मक संस्था के रूप में इसका विश्लेषण किया था। इन्होंने कहा कि जजमानी व्यवस्था
जो है एक समतामूलक व्यवस्था है जिसमें जाति अपनी सेवा या वस्तु के लिए अन्य जातियों से सेवा या वस्तुएं प्राप्त करता है। यह व्यवस्था सामाजिक जीवन के सभी जातियों को एक दूसरे पर निर्भर तथा अपरिहार्य बनाती है। और चौथा है, इन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था, यह व्यवस्था जो है जजमानी व्यवस्था सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। जो आगे चलकर इनकी आलोचना भी की गई है कि इन्होंने जजमानी व्यवस्था के सिर्फ प्रकार्यात्मक पक्ष की चर्चा की है। वहीं आस्कर लेविस ने इनकी आलोचना करते हुए कहा कि जजमानी व्यवस्था जो है एक शोषणकारी संस्था के रूप में देखा। अगला है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती है भारत के गांवों में, कस्बों में, शहरों में, जनजातियों में। तो राइट आंसर बी ए हो जाएगा। गांवों में भारत की जजमानी व्यवस्था जो है देखी जाती है। अगला है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च जातियों के लिए, मध्यम जातियों के लिए, सेवादार जातियों के लिए या प्रभावी जातियों के लिए? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सेवादार जातियों के लिए जो है उच्च जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो जातियाँ सेवाएं लेती हैं या वस्तुएं लेती हैं उन्हें जजमान कहते हैं, और जो जातियाँ सेवाएं देती हैं, वस्तुएं देती हैं, उन्हें कमीन या प्रजा कहते हैं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है, इसमें सेवाओं का आदान प्रदान होता है, ये सब होता है। लेकिन जो है इसमें जो है एक महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है प्रश्न कि किसे ब्राह्मण जो है सेवा प्रदान करते हैं लेकिन उन्हें कमीन नहीं कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसके माध्यम से जातियाँ जो हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात अंतर जाति संबंध होता है। इसमें उदग्र संबंध व्यवस्था देखी जाती है जो अस्थायी होती है। जजमानी व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप माना जाता है। यह व्यवस्था अनुवांशिक होती है, अर्थात व्यक्ति एक पीढ़ी से अगला पीढ़ी, अर्थात जो उच्च जातियाँ हैं उसे किसी विशेष परिवार के द्वारा ही सेवाएं प्रदान किया जाता है। उससे वह पीढ़ी दर पीढ़ी उस जाति के लोग उस व्यक्ति को सेवाएं प्रदान करते रहते हैं, इसलिए इसे आनुवंशिक माना जाता है। इसमें सेवा लेने वाली जाति सेवा प्रदान करने वाली जाति को संरक्षण प्रदान करती है और आवश्यकता पड़ने पर नगद भुगतान भी करती है। लेकिन वर्तमान समय में यह काफ़ी कमज़ोर हुआ है जाति जजमानी व्यवस्था। पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नगद भुगतान, अन्य राशि व भुगतान, नगद व वस्तुएं दोनों, न नगद और न ही वस्तु। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नगद और वस्तुएं दोनों दिया जाते हैं जो जाति सेवा प्रदान करती हैं। अगला, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, या सभी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। अगला, जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है अस्थायी, अस्थायी, अनुबंध परक, जजमान की इच्छा पर निर्भर। तो अस्थायी स्वरूप देखा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों की अंतःक्रिया को, या एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने से, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ सी होगा, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने से। जबकि यहाँ विभिन्न जातियों के अंतर्गत अस्थायी संबंध होता है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। परंपरागत आधारित विभिन्न अंतःक्रियाएं भी होती हैं, पर यह मोस्ट विशेषता के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त है वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, अंतरजातिगत संबंध, पवित्रता एवं अपवित्रता की व्यवस्था, या उपयुक्त में इससे कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, पवित्र और वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान। और इसके अलावा जातिगत संबंध भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों आंसर में डिस्ट्रीब्यूट था, अर्थात अपवाद था, लेकिन आयोग ने जो राइट आंसर माना है उसे बी माना है। तो क्या व्यक्त करता है? एक जाति का दूसरे जाति से संबंध व्यक्त करता है।
वहीं जो उसका मूल स्वरूप होता है वह वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करना होता है। अगला है जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस कारण से समाप्त हो रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपये का अधिक प्रयोग हो रहा है। ग्रामीण आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन की ज़्यादा संभव बना दिया है। ग्रामीण जिस्मानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपये का अब अधिक प्रयोग हो रहा है, वहीं यातायात के साधनों से बाजार में सभी वस्तुएं आसानी से सुविधाजनक रूप से मिल जा रही हैं, जिस कारण जजमानी व्यवस्था कमज़ोर हुई। पहले जो है मुद्रा का इतना चलन नहीं था, इसलिए व्यक्ति आपस में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते थे। कुछ लोगों के पास वस्तुएं थी और कुछ लोगों के पास वस्तुएं नहीं रहती थी। जिनके पास वस्तुएं नहीं रहती थी वह सेवा प्रदान करके वस्तुओं को प्राप्त करते थे। जो एम.एस. राव हैं, इन्होंने दिल्ली के यादवपुर गांव का अध्ययन करके यह बताया कि आर्य समाज आंदोलन और नगरीकरण के फलस्वरूप विभिन्न जातियां न सिर्फ प्रदूषित व्यवसाय का त्याग करके बल्कि अपनी सेवाएं अब नगर में बेच करके पैसे कमा रही हैं, जिससे जातियों की पारस्परिक अंतःनिर्भरता या कम हो रही है या समाप्त हो गई है। अगला है जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता है एवं संरक्षण प्रदान करता है, इसे उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रजापति, आचार्य, यजमान या वाजपेयी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यजमान या जजमान शब्द है जिसका अर्थ होता है यज्ञ कराने से था। वेस्टर शब्दकोश के अनुसार जजमान एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर लेता है। इस तरह से वह ब्राह्मणों का संरक्षक या कार्यार्थी या जजमान कहा जाता है। अगला है जजमानी व्यवस्था में जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। यह धारणा है ऑस्कर लेविस का, एन.एस. रेड्डी का, एम.एन. श्रीनिवास का, डॉक्टर योगेंद्र का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा डी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह का। यह कथन है कि जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। अगला है जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित अर्थात किया है? के पोलानाई, W.H. वाइजर, C.J. फुलर या पीटर मेयर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर के पोलानई ने जजमानी व्यवस्था के विनिमय के 3 तरीकों का उल्लेख किया, जिसमें इन्होंने कहा कि इसमें पारस्परिक आदान प्रदान, पुनर्वितरण और बाजार का विनिमय। पुनर्वितरण की पद्धति में दायित्व के आधार पर लोगों का एक समूह के बीच एक स्थान पर वस्तु एकत्रित करके वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान या बंटवारा किया जाता था। इसमें पारस्परिक दायित्व की भावना, वस्तुओं का पुनर्वितरण होता था। ऐसा के.एन. पोलानाई ने अपनी अध्ययन में व्याख्या किया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।